Hello everyone, welcome और welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर 3 DSC 9 लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एसे मॉडर्न फिक्शन जिसको लिखा है वर्जियाना वुल्फ ने। आइए सबसे पहले हम वर्जियाना वुल्फ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो वर्जियाना वुल्फ जो थी वो एक इंग्लिश नोवेलिस्ट भी थी, एसेइस्ट भी थी और पब्लिशर भी थी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर में से एक मानी जाती थी 20th सेंचुरी की। वुल्फ का जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा इसीलिए जाना जाता था क्योंकि वो अपने वर्क के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मेथड इस्तेमाल करती थी। अब ये मेथड क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, और इस मेथड को इस्तेमाल करके हम किसी भी कैरेक्टर के इनर थॉट्स को जान सकते हैं और फिर कैरेक्टर के माइंड में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसको फिर प्रेजेंट किया जाता था। वर्जियाना वुल्फ की ज़्यादातर वर्क्स में हमें जेंडर, सेक्सुअलिटी, मेंटल इलनेस ये सारी थीम्स देखने को मिलती थी। उन्होंने लिखना चालू किया अपने अर्ली 20s में। उनकी पहली नॉवल थी द वोयाज आउट जो कि पब्लिश हुई थी 1915 में। वुल्फ के कुछ मोस्ट फेमस नॉवेल्स है जैसे कि मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस एंड ऑरलैंडो। मिसेस डोलावे और टू द लाइट हाउस में भी उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मेथड यूज़ किया था। वुल्फ अपनी पूरी जिंदगी मेंटल इलनेस से सफ़र करती रही और उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया 1941 में। अब हम इस एसे का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। वर्जियाना वुल्फ का ये जो एसे है मॉडर्न फिक्शन जो कि लिखा गया था 1919 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, क्योंकि इसके थ्रू वो एक नया अप्रोच बता रही है लोगों को, राइटर्स को, फिक्शन लिखने का। इस ऐसे के अंदर उन्होंने प्रीवियस जनरेशन्स के राइटर्स को क्रिटिसाइज किया है, साथ ही साथ उन्होंने मॉडर्न फिक्शन के राइटर्स को गाइड किया है और कहा है कि राइटर्स को वही लिखना चाहिए जो कि वो फील करते हैं, ना कि वो जो कि सोसाइटी और पब्लिशर्स चाहते हैं उनको लिखवाना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे। वुल्फ अपना ऐसे स्टार्ट करती है ये कहते हुए कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर करना मॉडर्न फिक्शन को ओल्डर फिक्शन के साथ, क्योंकि हम इतने बायस्ड हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो नई चीज़ है वो तो हमेशा अच्छी ही होगी। उसके बाद वो लिटरेचर को कंपेयर करती है कार बनाने के प्रोसेस के साथ। वो कहती है कि हमने सेंचुरी से बहुत कुछ सीखा है मशीन्स के बारे में, बट हम इतना कुछ सीख नहीं पाए लिटरेचर के बारे में। और वो कहती हैं कि मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ आर्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट है पुराने की। अब आगे वो कुछ राइटर्स की तारीफ भी करती है जैसे कि फील्डिंग और जेन ऑस्टन, जिन्होंने बहुत ही कम टूल्स और प्रिमिटिव मेथड्स के साथ ही बहुत कुछ अच्छा लिखा है और सिंप्लिसिटी के साथ लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे वो एक एग्जाम्पल यूज़ कर रही हैं। वो बोलते हैं इमेजिन करो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को जो कि ट्री की पिक्चर को पेंट कर रहे हैं। अब हर एक आर्टिस्ट के पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, मटेरियल्स है, और हर एक आर्टिस्ट का एक अपना यूनिक स्टाइल है। कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ करेंगे और रियलिस्टिक कलर यूज़ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट कलर यूज़ करेंगे। लेकिन हम किसी भी आर्टिस्ट को ये नहीं कह सकते कि उनका अप्रोच बेटर है। ये तो व्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो पेंटिंग को किस नज़रिए से देखता है और उसके लिए क्या बेस्ट है। तो वुल्फ इस एग्जाम्पल से यही कहना चाह रही है कि मॉडर्न फिक्शन भी इसी तरह है। यहाँ पे कोई भी एक सही तरीका नहीं है नोवेल को लिखने का। डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। ये तो रीडर पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी नोवेल बेस्ट लगती है, कौन सा स्टाइल उसे बेस्ट लगता है। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। आगे वो कहती हैं कि राइटर्स फ्री होने चाहिए कि वो कुछ भी लिख सके बिना किसी ट्रेडिशनल फिक्शन से कंस्ट्रेंड हुए। उनके मन में जो भी आए, जो भी उन्हें अच्छा लगे वो लिख सके। अब आगे वुल्फ क्रिटिसाइज करती है कुछ राइटर्स को जैसे H.G. वेल्स, आर्नोल्ड बैनेट, जॉन गेल्सवर्दी।
ये इन सभी राइटर्स को मटीरियलिस्ट कहती है और कहती हैं कि ये सारे जो राइटर्स हैं ये सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी पे फोकस करते हैं, ना कि नोवेल की सोल पर फोकस करते हैं। और ये लोग सिर्फ अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में लिखते हैं, जैसे कि कर्टेन का कलर क्या है, विंडो का कलर क्या है, हाउस का लुक कैसा है, कौन से कपड़े, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। ये सारी अनइम्पोर्टेंट चीज़ें। वुल्फ इन सभी राइटर्स को मटेरियलिस्ट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारे जो राइटर्स हैं ये ज़्यादातर मैटर पे फोकस करते हैं। अब दूसरी तरफ वो कहती है एक नया टाइप का फिक्शन होना चाहिए जिसको उन्होंने नाम दिया स्पिरिचुअल। और इसके एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जेम्स जॉयस को स्पिरिचुअलिस्ट राइटर में से एक कहा। स्पिरिचुअल फिक्शन के अंदर कैरेक्टर्स के इनर लाइफ पे ज़्यादा फोकस होता है रादर देन एक्सटर्नल चीज़ें या फिर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें। और ये एक काफ़ी एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव फॉर्म भी है जिसने कि ट्रेडिशनल कन्वेंशंस के रूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब कि ये ट्रेडिशन कन्वेंशंस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे बिल्कुल हटके है। वुल्फ चाहती है कि राइटर्स ऑनेस्ट हो और सिंसियर हो अपनी राइटिंग्स में। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं, पैरा नंबर 3। वुल्फ कहती है कि एक नई जनरेशन ऑफ राइटर्स है, जैसे जेम्स जॉयस। ये है जेम्स जॉयस जो कि लिखना चाह रहे हैं फिक्शन को एक नए तरीके से, अपने प्रोसीजर्स के से हटके थोड़ा। मतलब कि उनसे पहले जो राइटर्स आए थे उनसे थोड़ा हटके ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वुल्फ आगे कहती है कि जेम्स जॉयस की एक नोवेल है यूलिसेस। ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस नए तरह के फिक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये जो नोवेल है यूलिसेस ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और चैलेंजिंग नोवेल है और काफ़ी सिंसियर और इम्पोर्टेंट भी है। प्रीवियस जनरेशन के राइटर्स के कंपैरिजन में जिनको वुल्फ ने मटीरियलिस्ट कहा था, जॉयस एक स्पिरिचुअल राइटर है। ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है इनर वर्किंग ऑफ माइंड को एक्सप्लोर करने में। वुल्फ आगे कहती है कि जॉयस बिल्कुल भी डरते नहीं हैं किसी भी ट्रेडिशनल फिक्शन के रूल्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो सेमेंट्री सीन था यूलिसेस के अंदर, उसके अंदर जॉयस ने वैरायटी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक लिटरेरी स्टाइल है जिसके अंदर कैरेक्टर के थॉट्स, फीलिंग, रिएक्शंस ये सब कंटिन्यूस फ्लो में आते रहते हैं। और इस टेक्निक की मदद से हम कैरेक्टर के इनर थॉट्स को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने मल्टीपल पर्सपेक्टिव का भी मेथड इसमें यूज़ किया है, एक विविड और कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट बनाने के लिए ह्यूमन माइंड का। ओवरऑल वुल्फ काफ़ी इम्प्रेस्ड है जॉयस की राइटिंग से और उनका ये मानना है कि जॉयस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और इनोवेटिव राइटर हैं इस जनरेशन के। वुल्फ कहती है कि जॉयस की जो नोवेल है यूलिसेस ये बहुत ही ओरिजिनल है और एम्बिशियस वर्क है। वुल्फ ये भी कहती है कि कोई भी मेथड वैलिड है अगर वो एक राइटर को अलाउ करती है कि वो कुछ भी एक्सप्रेस करे जो वो करना चाहते हैं। वुल्फ ये भी कहती है कि जॉयस की नोवेल काफ़ी डिफरेंट है बाकी सारी ट्रेडिशनल नोवेल्स से और इसके अंदर उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है कैरेक्टर की इनर वर्किंग्स पे। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रीडर्स के लिए कि वो इससे एडजस्ट कर सके, क्योंकि रीडर्स ने तो अभी तक ट्रेडिशनल नॉवेल्स ही पढ़ी थी और ये जो नॉवेल थी ये काफ़ी हटके थी ट्रेडिशनल से। बट इसका एक एडवांटेज भी ये है रीडर्स को कि ये रीडर्स को लाइफ के और क्लोज ले जाती है। अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, पैरा नंबर 4। वुल्फ आगे कहती है कि नोवेलिस्ट की हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि वो कैसे फ्री हो लिखने के लिए जो भी वो लिखना चाहते हैं। और वो कहती है कि पास्ट में तो नोवेलिस्ट बंधे हुए थे कि उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से ही लिखना है और एक सर्टेन वे में ही लिखना है चीज़ों को। लेकिन जो मॉडर्न नोवेलिस्ट है वो अब नए नए तरीके फाइंड कर रहे हैं लिखने के, नए नए फॉर्म्स ढूंढ रहे हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स ढूंढ रहे हैं जो कि उनको ट्रेडिशनल कन्वेंशन से बिल्कुल हट के बनाता है।
वुल्फ अब एक एग्जाम्पल देती है एक शॉर्ट स्टोरी का, जिसको लिखा था एंटोन चेकोव। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी गुसेव। इस नोवेल के अंदर या इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर चेकोव ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रशियन सोल्जर्स के इनर लाइफ को दिखाने के लिए, जो कि बीमार पड़े हुए थे बोट पे। इन्होंने फोकस नहीं किया एक्सटर्नल इवेंट्स पे, बट रादर इन्होंने सोल्जर्स के थॉट्स और फीलिंग्स को दर्शाया। वुल्फ कहती है कि इस स्टोरी को क्लासिफाई करना काफ़ी मुश्किल है कि ये कॉमिक है या फिर ट्रैजिक, बट वो कहती हैं कि ये कुछ भी हो, बट ये एक मास्टरपीस है, क्योंकि इसके अंदर चेकोव ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सके। वुल्फ कहती है कि मॉडर्न नॉवेलिस्ट जो है वो ट्रेडिशनल फिक्शन के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं और अब वो नए सब्जेक्ट्स के बारे में लिख रहे हैं नए नए तरीकों से। अब हम आगे पढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 पे। वुल्फ कहती है कि ये इम्पॉसिबल है इंग्लिश फिक्शन के बारे में बात करना बिना रशियन लिटरेचर के इन्फ्लुएंस को मेंशन किए। वो कहती है कि रशियन राइटर्स की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन सोल की और हर्ट की, और वो बिल्कुल भी नहीं डरते किसी भी बारे में लिखने के लिए, किसी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखने से वो नहीं डरते। वुल्फ कंपेयर करती है रशियन राइटर्स को सेंट्स के साथ, क्योंकि वो बहुत ही कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वो कहती है कि इनकी राइटिंग्स हमें अशेम्ड फील करवाने पे मजबूर कर देगी हमारी खुद की कमियों के बारे में। वुल्फ कहती है कि रशियन राइटर्स जो है वो रीडर को हमेशा एक अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ छोड़ देते हैं, बट वो ऐसा बिलीव करती है कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये रीडर को फोर्स करेगी कि वो खुद से सोचे उन प्रॉब्लम्स के बारे में। वुल्फ कहती है कि रशियन राइटर्स सम ऑफ द बेस्ट राइटर है पूरे वर्ल्ड में, और वो बिल्कुल भी नहीं डरते किसी भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के बारे में लिखने से एक नए तरीके से। वुल्फ आगे कहती हैं कि इंग्लिश फिक्शन और रशियन फिक्शन काफ़ी तरीकों से अलग-अलग है। जैसे इंग्लिश फिक्शन के अंदर ज़्यादातर हमें ह्यूमर, कॉमेडी, ब्यूटी और इंटेलेक्ट देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ रशियन फिक्शन के अंदर सफरिंग और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वुल्फ ये कहती है कि ये बिल्कुल ही गलत होगा इन दोनों तरह के फिक्शन को आपस में कंपेयर करना, क्योंकि ये दोनों फिक्शन आपस में काफ़ी डिफरेंट है। तो वो कहती है कि हमें इन दोनों ही फिक्शन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि एक नोवेल लिखने के काफ़ी अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भी गलत या सही तरीका नहीं होता है। वुल्फ कहती है कि सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑनेस्ट और सिंसियर होना अपनी राइटिंग के अंदर। वो कहती है कि हमें कभी भी एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा लिखना चाहिए जो भी हम लिखना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो या फिर चैलेंजिंग हो। तो इस पूरे एस्से का कॉन्क्लूज़न क्या था? इस पूरे एस्से के अंदर वुल्फ यही कहना चाहती है कि कोई भी सही या गलत तरीका नहीं होता नोवेल को लिखने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि हम ऑनेस्ट और सिंसियर रहे अपनी राइटिंग में। कोई भी मेथड सही है, एवरी मेथड, हर एक मेथड सही है जो कि हमें एक्सप्रेस कर सके जो कि हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये इंस्पायर करती है राइटर्स को मॉडर्न फिक्शन के, और उनको प्रेज़ करते हैं उनकी ओरिजिनलिटी के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल राइटर्स को क्रिटिसाइज़ भी करती हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में लिखते हैं। अब हम थीम्स की तरफ बढ़ते हैं मॉडर्न फिक्शन की। तो पहली थीम है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। वुल्फ का मानना है कि राइटर्स को कैरेक्टर के इनर लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनके थॉट्स, फीलिंग और डिज़ायर पे। वो चाहती हैं कि मॉडर्न फिक्शन के राइटर्स नए नए तरीके ढूंढें, नए नए तरीके एक्सप्लोर करें, ताकि वो लिख सके कुछ हटके ट्रेडिशनल चीज़ों से। इसके एग्जाम्पल के लिए वो अपनी खुद की नोवेल का देती हैं मिसेस डेलोवे, जिसके अंदर वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के इनर लाइफ के बारे में बताती है।
और ये जो नोवेल है ये शो करती है कि कैसे हर एक कैरेक्टर के थॉट और फीलिंग को शेप किया गया है उनके यूनिक एक्सपीरियंसेस के साथ। अब नेक्स्ट थीम है इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। वुल्फ का मानना है कि कॉन्शियसनेस ही ऐसी चीज़ है जो कि हमें ह्यूमन बनाती है। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को वर्ल्ड के सामने पेश किया गया है। इसके लिए एग्जाम्पल में वो जेम्स जॉयस की नॉवल यूलिसिस का एग्जाम्पल देती है। इस नॉवल के अंदर वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज हुई है, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ताकि वो कॉन्शियसनेस को दिखा सके। नेक्स्ट थीम है द एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ आर्ट। वुल्फ का ये मानना है कि मॉडर्न फिक्शन एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। वो इंटरेस्टेड नहीं है कि जो मॉडर्न फिक्शन के जो राइटर्स हैं वो ट्रेडिशनल रूल्स को ही फॉलो करते जाए और उसी तरह से लिखे, बल्कि वो चाहती है कि जो मॉडर्न फिक्शन के राइटर्स हैं वो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करे और उनसे थोड़ा हट के लिखे, उनसे थोड़ा ऊपर और अच्छा लिखे। इसके एग्जाम्पल के लिए वो टी.एस. एलियट की पोम द वेस्टलैंड का एग्जाम्पल देती है कि ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वर्क है जिसके अंदर हमें काफ़ी डिफरेंट लिटरेरी ट्रेडिशंस के एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। इसके अंदर हमें थीम ऑफ फ्रेगमेंटेशन, लॉस एंड डिस्पेयर भी देखने को मिला है। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, सो ज़रूर से उसे ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।